नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हमने जो राजनीतिक विज्ञान की जो क्लास चल रही है हमारी, तो ये राजस्थान पुलिस को लेके जो टारगेट बेस चल रहा है, उसी की आज हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो कल हमने राजनीतिक व्यवस्था के जो संवैधानिक जो विकास के चरण थे उन सभी के बारे में पढ़ा था, उनमें जो भी एक्ट आए थे भारत में अब तक उन सभी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे जो भारत का संविधान है, उसी के बारे में हम आज इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान, जैसे हमने संविधान की जो डेफिनेशन की परिभाषा हमने देख ली थी, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। भारत संविधान, संविधान का अर्थ क्या है? तो संविधान से मतलब हमारा उस चीज़ से है या ऐसे मूलभूत कानून से है, ऐसा मूलभूत कानून जो मतलब सरकार और मतलब राजनीतिक जो भी सरकार या नागरिक होते हैं, वहाँ के नागरिकों और सरकार को दोनों को ही मानने के लिए बाध्य कर दे, ऐसा कानून, उसी को हम संविधान कहते हैं। या फिर संविधान को सम प्लस हमने विदा, इसके नाम से भी जाना था। सम से मतलब समान, और विदा मतलब कानून या समूह। तो ऐसा कानून जो सभी के लिए समान हो, उस प्रकार भी हम इसकी कई परिभाषा सामने निकल के आती है। और हम बात करें संविधान के बारे में, तो संविधान कितने प्रकार के होते हैं? तो हम संविधान के प्रकार के बारे में, संविधान हमेशा दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान में जो लिखा जाता है, और जो अलिखित संविधान होता है, जो पहले से जो भी रीति रिवाज परंपराएं चली आ रही है उन्हीं के अनुसार उसको मान्यता देते हुए वो चल रहा है, उसे अलिखित संविधान कहते हैं। लिखित संविधान सबसे बड़ा संविधान भारत का है। उससे पहले अमेरिका में भी लिखित संविधान था। वहीं बात करें तो अलिखित संविधान इस समय ब्रिटेन में है और सऊदी अरब, और भी कई देश है जिनमें ये संविधान चल रहा है अलिखित। तो जो मेन रूप से ब्रिटेन और सऊदी अरब, इन देशों में अलिखित संविधान है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने संविधान का एक बेसिक बात की, अब हम आज भारत के संविधान के बारे में बात करते हैं, उसी को हम कंटिन्यू यहाँ पे करते हैं। भारत में जो संविधान बनेगा उसको लेकर कई बार मतलब मांग तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन ये संविधान बनने में बहुत साल लग गए थे। आखिर में पहली मांग कब उठी थी संविधान बनाने के लिए? तो पहली मांग मैं बता दूं 1895 में। 1895 में जो बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने, उनका एक स्वराज विधेयक था, उन्होंने उसमें मतलब संविधान की मांग की थी, स्वराज विधेयक। इसे संविधान विधेयक भी कहा जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार भारत के संविधान के लिए, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में इसकी मांग की थी। तो हम जानते हैं उसके बाद में इस बात पे कोई ज़्यादा गौर नहीं किया गया। उसके बाद में जो 1922 में, 1922 में, इसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी ने भी संविधान के बारे में मतलब एक डायरेक्ट संविधान सभा के लिए तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बताया कि जो भी भारत का राजनीतिक भविष्य होगा, जो भारतीयों के द्वारा उसका निर्माण किया जाएगा। तो उन्होंने एक राजनीतिक भविष्य के नाम से इसे यहाँ पे बताया कि भारत का संविधान एक जो भी राजनीतिक भविष्य रहेगा भारत का, तो वो भारतीय के द्वारा बनाया जाएगा। राजनीतिक भविष्य भारतीयों द्वारा, और ये बात की थी महात्मा गांधी ने। उसके बाद में हम बात करें तो जो उसके बाद में 1924, 1924 में, 1924 में जो सप्रू भाई थे, मतलब 1924 में सप्रू भाई, सप्रू भाई जिनका पूरा नाम था तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने भी भारत के संविधान सभा के मांग की थी, लेकिन इनकी भी मांग को यहाँ पे मतलब सुना नहीं गया था, ज़्यादातर इन पे ध्यान नहीं दे पाए थे, और कुछ ऐसे ही कई कारणों की वजह से ज़्यादा हो नहीं पाया। उसके बाद में जो संविधान की मांग
का पहला प्रयास या संविधान सभा की मतलब संविधान भारत का जो संविधान बना उसका पहला प्रयास जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट थी उसको माना जाता है। इसने भारत में संविधान बनाने का लिए पहला प्रयास किया। नेहरू रिपोर्ट ने 1928 की नेहरू रिपोर्ट थी। इसने भारत के संविधान के लिए पहला प्रयास किया और इस नेहरू रिपोर्ट को जो जारी करने वाले थे वो मोतीलाल नेहरू थे। क्योंकि कई बार हमें ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू मिल जाते तो हम देखते कि मोती नेहरू रिपोर्ट उधर जवाहरलाल नेहरू ने की हुई, लेकिन उनके जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू उनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। अब हम बात करते हैं जो नेहरू रिपोर्ट थी। इस नेहरू रिपोर्ट का एक तरह से विरोध किया गया था। इसका सबसे पहले जो विरोध किया था वो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। मुस्लिम लीग द्वारा इसका विरोध किया गया था। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध कर दिया था तो फिर उसके बाद में कोई ज़्यादा इसकी सुनवाई नहीं हुई। और वही बात करें तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उस टाइम मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसके विरोध में 14 सूत्रीय मोहम्मद अली जिन्ना ने भी 14 सूत्रीय मांग पत्र यहाँ पे जारी किया, मतलब उसकी घोषणा की मांग पत्र की 14 सूत्रीय मांग पत्र की यहाँ पे उन्होंने भी यहाँ पे घोषणा की इसके विरोध में। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हो कि जो भारत के संविधान की मांग 1895 से उठ गई थी, जो यहाँ पे 1922 में भी की, 1924 में की गई, 1928 में की गई। उसके बाद में मतलब फिर भी भारत के संविधान को लेकर कोई मतलब अभी तक कोई भी प्रक्रिया यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई थी। उसके बाद में एक नाम आता है एम.एन. रॉय, जो उन्होंने 1934 में एम.एन. रॉय, इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मानवेंद्र नाथ रॉय, इनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी संविधान सभा बनाने की मांग की थी। तो इन्होंने भी भारत के लिए संविधान बनाने के लिए मांग की और इनकी मांग थी जो व्यक्तिगत रूप से पहली मांग थी। मतलब तब तक पहले उस टाइम तक कोई डायरेक्ट किसी ने संविधान सभा की मांग नहीं की थी, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पहली बार संविधान सभा बनाने की मांग की थी, व्यक्तिगत रूप से। इसे हम कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से, मान लो जैसे व्यक्तिगत रूप से या फिर औपचारिक रूप से। तो ये पहली मांग थी। मैं बता दूं कि ये व्यक्तिगत रूप से थी। तो फिर एक मांग थी जो मैं नोट करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। वो मांग ऐसे थी कि ये व्यक्तिगत रूप से एम.एन. रॉय ने की थी। तो उससे पहले जो अगर कोई पार्टी या फिर कोई दल अगर इसकी मांग किया था तो उससे पहले 1923 में जो स्वराज पार्टी थी 1923 में, जिसको मोतीलाल नेहरू और जो चित्तरंजन दास ने के द्वारा जो की स्थापना की थी 1923 में, इसने भी संविधान सभा की यहाँ पे मांग की थी 1923 में। तो इन्होंने भी यहाँ पे जो संविधान सभा की मांग की थी। तो ये नोट लगा के आप यहाँ ध्यान रखते हो। लेकिन व्यक्तिगत रूप से बात आए तो एम.एन. रॉय ने 1934 में इसकी मांग की थी। अब इनकी मांग के बाद में फिर हम जानते हैं कि ये तो जो भारतीयों के द्वारा कुछ मांगे थी संविधान सभा बनाने की, तो किस प्रकार संविधान आगे बना उसके बारे में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं जो आगे जो संविधान था, तो उसके लिए जो अंग्रेज सरकारों ने कई एक्ट लाए और उनमें कई नियम बनाए गए। अंग्रेजों द्वारा भी क्या संविधान के लिए कुछ किया गया भारत में, तो हम उसी के बारे में आगे जानते हैं कि अंग्रेजों के क्या प्रयास रहे, उन्होंने क्या किया। तो क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद में जो आगे प्रयास क्या किया गया अंग्रेजों के द्वारा, उसी के बारे में बात करते हैं। तो 1942 में अगस्त प्रस्ताव यहाँ पे जारी किया जाता है। अगस्त प्रस्ताव, उस समय यहाँ के जो वायसराय थे वो लॉर्ड लिनलिथगो, ये वायसराय थे। इन्होंने घोषणा की कि जो भारत में जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था पूरे विश्व के अंदर 1939 से, तो उन्होंने कहा कि जो
भारत में जो संविधान सभा या इस भारत का संविधान है ना, जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद में ये संविधान यहाँ पे बनाया जाएगा भारत का। और लेकिन इन्होंने एक यहाँ पे शर्त रख दी कि अगर भारतीयों को इसके बदले में हमारे जो ब्रिटेन का साथ देना होगा इस द्वितीय विश्व युद्ध में, उन्होंने भारतीयों के सामने ये रख दी। तो इस कारण इन्होंने भारत के लोगों ने इसका विरोध किया। तो इस विरोध की वजह से ये मतलब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने इसका खास तौर पे यहाँ पे विरोध मतलब पाया। और उसका लोग मतलब इस पर एक बात कही, इसको महात्मा गांधी ने भी इसका विरोध किया था। और महात्मा गांधी ने इसको एक पोस्ट डेटेड चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक। अब मैं एक बात करते हैं कि पोस्ट डेटेड चेक पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है। तो पोस्ट डेटेड चेक वो होता है जिसको चेक जमा कराने की जो डेट रहती है वो डेट निकल चुकी है उसके बाद का चेक। तो इसी कारण इन्होंने वो जो पोस्ट डेटेड चेक होता है उसी के भांति उससे उसकी तुलना करते हुए उन्होंने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। वहीं जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने भी इसे दिवालिया बैंक का चेक कहा था, दिवालिया बैंक का चेक का। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर दिवालिया बैंक का चेक पूछे तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, वहीं बात करें तो महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो इस बात में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस प्रकार अगस्त प्रस्ताव का यहीं पे सीमित हो जाता है। इसके बाद में मतलब फिर मतलब संविधान सभा की जो क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव में जो बात हुई थी वहाँ ये प्रयास अंग्रेजों का यहाँ पे विफल रहता है। तो फिर क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद में मतलब क्या मतलब संविधान सभा आगे कैसे मतलब संविधान कैसे बनता है भारत का, तो उसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में चुनाव होते लेबर जो लेबर की के क्लीमेट एटली ये ब्रिटेन के पीएम बनते हैं, प्रधानमंत्री ब्रिटेन के यहाँ पे बनते हैं। इन्होंने मतलब यहाँ भारत का संविधान बनाने के लिए भारत में तीन सदस्य एक मंडल भेजा। उस मंडल को उन्होंने कैबिनेट मिशन का नाम दिया जाता है। तो ये कैबिनेट मिशन का इसे नाम दिया जाता है। तीन लोगों का एक मंडल भेजा, इसे कैबिनेट मिशन का नाम दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में मतलब ब्रिटेन के अंदर कुछ चुनाव हुए थे। तो उन चुनावों में जो लेबर पार्टी के जो क्लीमेट एटली थे वो प्रधानमंत्री बनते और वो भारत में संविधान बनाने के लिए उद्देश्य से एक मतलब कैबिनेट मिशन भेजते। उसमें 3 सदस्य थे। तो पहले सदस्य थे पैथिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। और ये कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इसके पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। दूसरे सदस्य थे स्टैफर्ड क्रिप्स। ये उस समय यहाँ पे इंग्लैंड के व्यापार मंत्री थे। वही तीसरे सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर। ये उस समय नौसैनिक मंत्री थे। तो ये 3 सदस्य यहाँ पे भारत आते हैं और इन्होंने 16 मई 1946 को इन्होंने अपना उद्देश्य स्पष्ट किया कि यहाँ पे भारत में संविधान सभा बनाई जाएंगी। और संविधान सभा उद्देश्य इनका मेन था यहाँ पे जो 16 मई 1986 को यहाँ पे इन्होंने उद्देश्य अपना उजागर किया। उद्देश्य कि क्या 16 मई 1946 को इन्होंने संविधान सभा बनाने के लिए। और उसके बाद उन्होंने संविधान सभा बनाने के लिए कहा। तो और उन्होंने बताया कि जो संविधान सभा रहेंगी तो उसमें 389 सदस्य रहेंगे। अब साथियों आप बोलोगे कि ये 389 सदस्य कहाँ पे डिसाइड किए, कैसे डिसाइड किए कि तो 389 सदस्य के लिए उन्होंने बताया कि जो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या है, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य रहेगा, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य रहेगा।
पर एक सदस्य रहेगा। तो इस प्रकार भारत की जो जनसंख्या थी उसके अनुसार उस टाइम 389 सदस्य यहाँ पे बन पा रहे थे। तो 389 सदस्य कौन कौन से कहाँ कहाँ से लिए गए, इन सभी के बारे में हम कंटिन्यू यहाँ पे करते हैं। जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन एक बार लिख लेते हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप भी लिख सकते हो। कैबिनेट 1940 भारत में बात जो और ये उस समय यहाँ पे व्यापार मंत्री थे। और तीसरे सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर। ये उस टाइम में नौसैनिक मंत्री थे। तो ये तीनों थे, इन्होंने मतलब एक अपना उद्देश्य 16 मई 1946 को यहाँ पे प्रस्तुत किया, अपना उद्देश्य 16 मई 1946 को। और इन्होंने बताया कि जो मतलब भारत का संविधान सभा बनाई जाएगी और भारत के संविधान का यहाँ पे निर्माण किया जाएगा, इसे ये उन्होंने उद्देश्य अपना 16 मई 1946 को यहाँ पे जाहिर किया। और उन्होंने बताया कि जो भारत के संविधान के लिए 389 मतलब सदस्य यहाँ पे फिक्स किए गए, 389 सीटों पर यहाँ पे चुनाव के लिए इन्होंने बताया। उन्होंने 389 बताया कि जो 10 प्रत्येक लाख की जो भारत की जनसंख्या 10 लाख पर एक सदस्य होगा। 389 सदस्यों का हुआ। बात करते हैं 389 को, 389 इन्होंने डिवाइड को इन्होंने ब्रिटिश प्रांत है, ब्रिटेन के अधीन जो भारत में जो भी राज्य जो भी क्षेत्र ब्रिटेन के अधीन में था जो प्रांत, तो उसे ब्रिटेन के अधीन बताया गया, ब्रिटिश प्रांत। यहाँ से उन्होंने 292 सदस्य को यहाँ पे बताया कि 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से लिए जाएंगे। भाई इन्होंने दूसरा बताया कि देसी रियासतें, जो भारतीय लोगों की देसी रियासतें, देसी रजवाड़ों की जो भी कोई भी मतलब देसी यहाँ पे लोग थे, उनकी जो भी रियासतें थी, तो उनसे इन्होंने देसी रियासतों से इन्होंने 93 सदस्यों के बारे में यहाँ पे देसी रियासतों ही बताया। उसके बाद में हम बात करते हैं, तो इन्होंने जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र थे, इन्होंने चार सदस्य यहाँ से बताया। अब उस टाइम चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र 4 थे, वो कौन कौन से थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला अजमेर था, अजमेर मेरवाड़ा। दूसरा यहाँ पे था बलूचिस्तान। टाइम था इसके बाद अभी कर्नाटक का वहाँ पे पड़ता है। और चौथा था दिल्ली, जो आप जानते हो अभी भारत की राजधानी है। तो इन सदस्य ये 4 चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र थे, तो यहाँ पे 4 सदस्य बताए गए। तो ये जैसे मैं अभी आपको इन चारों के नाम भी आप याद कर सकते हो, इसकी एक ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। ABCD के नाम से इनको आप ध्यान रख सकते हो। A से अजमेर मेरवाड़ा, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग कर्नाटका में, और D से दिल्ली। तो इस प्रकार इन चारों के नाम भी याद कर सकते हो। तो इस प्रकार अब उन्होंने यहाँ पे बताया कैबिनेट मिशन ने कि जो इनको दलों में बांटा जाएगा, पार्टी और दलों में बांटा जाएगा, और उसके आधार पे इसके बाद में इनमें चुनाव कराए जाएंगे। और जो चुनाव होगा आनुपातिक संक्रमण की जो एकल संक्रमण प्रणाली है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो एकल संक्रमण प्रणाली, उसी के आधार पर चुनाव होंगे। मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, और इसके बारे में मैं आगे एक क्लास इसकी अलग से रहेगी, क्योंकि इसका डिटेल आगे यहाँ पे है, तो उसी में बात करेंगे आनुपातिक वाली क्लास में। तो जो आनुपातिक संकल्पना की किताब की क्लास रहेगी उसी में उसके बारे में बात करेंगे। अभी तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो एकल संक्रमण पद्धति है उसके द्वारा इनके चुनाव हुए। इन चुनाव में मतलब क्या रहा आगे, तो हम इसके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। और इसके बाद में किन किन सीटों ने कितना जीता उसी के बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। अगर दोस्तों ये क्लास आपको लिए बेनिफिट दे रही है तो आप इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर सकते हो, साथ में हमारे चैनल पे बने रह सकते हैं। इससे आपको राजस्थान पुलिस के जितना भी कोर्स है उसके सभी वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।